Dear student, we have learned few things about force vibration in previous classes. F नॉट साइन ओमेगा टी का फोर्स लगाकर हम लोगों ने एम्पलीट्यूड रेशो को डिफाइन किया, फाइंड आउट किया, उसके वेरिएशंस देखे विद रिस्पेक्ट टू आर, उसके बाद रेजोनेंस को समझा, फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस को देखा। इसके बाद जो धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम एक्चुअल मशीन पर आ चुके हैं, जिसमें मैंने रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग देखी। जहां पर कोई रोटेशन कंपोनेंट है तो दैट इज रोटरी अनबैलेंसिंग का पार्ट होगा, रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है तो रेसिप्रोकेटिंग का पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि किसी भी मशीन, मान लो ड्रिलिंग मशीन हो गई, शेपर हो गया, लेथ हो गया, ये मशीन को डायरेक्टली फ्लोर पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन पर अब मैं जाना चाह रहा हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज वाइब्रेशन आइसोलेशन। अब हो क्या रहा है, मैं डैम्पर वगैरह ये सब चीजें तो कर ही रहा हूं, मैंने डैम्पर लगा दिया, डैम्पर के हिसाब से उसके वाइब्रेशन को कंप्यूट मिनिमाइज भी कर दिया। स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन तो प्रेजेंट रहेंगे ही सिस्टम में, क्योंकि फोर्स वहां पर है। एफ नॉट साइन ओमेगा टी हो, एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो, या फिर आपका एमआरसी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो, बट देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। अब यही मशीन को मैंने डायरेक्ट फ्लोर पे इंस्टॉल कर दिया। अब वो क्या रहा है, इसमें अनबैलेंस तो है। अब अनबैलेंस्ड है यानी कुछ वाइब्रेशन है। साइड में मैंने एक फ्लोर पे लेथ इंस्टॉल या ड्रिल इंस्टॉल कर दिया, साइड में सीएनसी चला। सीएनसी मशीन को मैंने अच्छे से डिजाइन किया, उसमें जितने भी वाइब्रेशन हैं उनको कंट्रोल किया। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये कंपोनेंट बनेगा तो वाइब्रेशन के कारण इसकी डायमेंशन में इतनी प्रॉब्लम आएगी। ये सब कुछ मैंने देख के सीएनसी को डिजाइन कर दी, बट मैंने जो साइड में लेथ या ड्रिल मशीन लगाई है उसका जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो फ्लोर में ट्रांसमिट होगा और वही का वही ट्रांसमिट होकर साइड में जो लगी हुई सीएनसी है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। सीएनसी इज परफेक्टली डिजाइन, उसके वाइब्रेशन को ध्यान में रखा है, बट ये जो फ्लोर के कारण उसमें एडिशनल एक्साइटेशन आएगा, इसके कारण कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। तो समझने की बात क्या है कि अब जो मशीन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूं किसी फ्लोर पर या किसी भी बेस पर, तो मुझे उसके कारण जो वाइब्रेशन है उसे आइसोलेट करना होगा उसके एटमॉस्फेयर से भी। कि हो सकता है कि ड्रिलिंग मशीन के कारण शेपर मशीन में डिस्टरबेंस आ जाए, क्योंकि दे आर ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड्स। वो जैसे ही मशीन चली, मशीन ने फोर्स ट्रांसमिट किया फ्लोर में, वही फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स बिहेव करेगा उसके एटमॉस्फेयर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम द सिस्टम, मैं ही सिस्टम हूं, मेरे कारण जो वाइब्रेशन है मेरे एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी चीज है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, तो मुझे अपने वाइब्रेशन को आइसोलेट करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। अब हम टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बोले तो जो मशीन मैंने किसी फ्लोर पे इंस्टॉल की है, उस फ्लोर पे उस मशीन के कारण कोई भी अनबैलेंस फोर्स ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए फ्लोर पे, ताकि उसके कारण जो बाकी मशीन उस सेम फ्लोर पे इंस्टॉल्ड है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो। इसके लिए ही मैं वाइब्रेशन आइसोलेशन यूज करता हूं। ठीक है, वाइब्रेशन आइसोलेशन जैसे आपने देखा होगा रबर पैड्स लगे होते हैं मशीन्स के नीचे, या कभी कभी हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि जो वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो वो कंक्रीट में ही वहीं पर रह जाए, फ्लोर में ट्रांसमिट ना हो। तो ऐसे कंडीशन में वाइब्रेशन आइसोलेशन यूज क्यों कर रहा हूं, ताकि फोर्स को ट्रांसमिट होने से रोक सकूं। अनबैलेंस फोर्स या आप वाइब्रेशन बोल सकते हो, बात एक ही है। अब आप बोलोगे बात एक कैसे हो गई, अनबैलेंस फोर्स, अगर फोर्स है तो वाइब्रेशन है, या तो आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स बोलो या इन टर्म्स ऑफ मोशन बोलो, बात एक ही है। इसलिए अब आपको ध्यान में यह रखना है कि मैं किससे डील कर रहा हूं, फर्स्टली फोर्स ट्रांसमिट से या मोशन ट्रांसमिट से। ठीक है, ट्रांसमिट तो हो रहा है, या तो मोशन ट्रांसमिट हो या फोर्स ट्रांसमिट हो, तो द वाइब्रेशन आइसोलेशन इज अ टाइप ऑफ थिंग जो कि उस मशीन को आइसोलेट करे एटमॉस्फेयर से, तो ये आइसोलेशन हो गए। अब
हम टेक्निकली या अपनी इसमें डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मैकेनिकल वाइब्रेशन के लिए, तो मुझे जो ट्रांसमिट हो रहा है फोर्स फ्लोर पे उसको रोकना है। उसके लिए मैंने दो तरीके यूज किए हैं, उन तरीकों को डील करते हैं। ठीक है, तो मेरा काम क्या होगा, वाइब्रेशन आइसोलेशन। समझ में आया कि जो मशीन के कारण फ्लोर में वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको आइसोलेट करना है। ठीक है, दैट इज वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो अब मैं वाइब्रेशन आइसोलेशन से पहले ट्रांसमिसिबिलिटी समझू। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब जो फोर्स जनरेट हो रहा है या क्रिएट हो रहा है विद इन द मशीन, उसको फ्लोर में ट्रांसमिट होने से मुझे रोकना है। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी समझ लो कि ये क्या है। जो भी फोर्स ट्रांसमिट होता है फ्लोर में, उसी में एक रेशियो आएगा ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी अपन ड्राइव करें तो दैट ट्रांसमिसिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप, दैट इज फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। तो फर्स्ट वन थिंग इज force transmissibility. Here force transmissibility फर्स्ट केस हो गया। अब इस फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी को भी रोकने के दो तरीके। अब जरा समझिए इस चीज को, ये आइसोलेशन ट्रांसमिसिबिलिटी समझ में आया मुझे कि मेरे में जो भी अनबैलेंस फोर्स जनरेट हो रहा है उसे ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो उसको रोकना है। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी को रोकने के दो तरीके, या तो मैं आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग ओनली बात करूं कि सिर्फ मैं ऐसा करूं उस मशीन को बढ़िया बेहतरीन स्ट्रिप्ड स्प्रिंग के ऊपर इंस्टॉल कर दूं। ठीक है, तो अब जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं, जैसे कि ये आपकी मशीन है, इस मशीन में अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ और यहां पर लगे हुए हैं स्प्रिंग। अभी एक लगा रहा हूं, वैसे दो इस टाइप में बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्प्रिंग लगे। ठीक है, अब जैसे ही इससे कोई भी फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स, जैसे ही जाएगा स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। स्प्रिंग इज स्टिफ इनफ कि जो डिस्टर्बेंस फोर्स उसमें आ रहा है उसके अगेंस्ट एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो मान लो स्प्रिंग पहले यहां पर था, अब वो कंप्रेस होके नीचे आ गया। हियर पूरा स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग की स्टिफनेस पे हमने काम किया। तो स्प्रिंग शुड बी स्टिफ इनफ टू विथस्टैंड दैट लोड। अगेंस्ट एक अगेन ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, इसके अगेंस्ट ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगा है। मशीन का कोई भी अनबैलेंस फोर्स होगा वो फ्लोर में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। एंड द सेकंड थिंग जो हम ज्यादा यूज करते हैं, आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग एंड डैम्पर ओनली। इसका ही डेरिवेशन करवा देता हूं, स्प्रिंग ओनली का कम इंपॉर्टेंट है, कम आता है, इसी से निकल के आ जाएगा। फाइनल फॉर्मूला जो निकलेगा वहीं से हम देख लेंगे। तो आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग एंड डैम्पर दोनों के केस। तो here it is the mass, that is the machine. Here वही मैं अपना ले रहा हूं, दो स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग को कट करके दो स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो दे आर इन सीरीज एंड देयर इज अ डैम्पर। अब देखने की बात ये है कि मैं ये बोल रहा हूं जब इस टाइप की कंडीशन होगी और यहां पर कोई फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स हो या F0 sin ओमेगा t, तो मुझे पता है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स फॉर फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन इज, फॉर फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन इज, दैट इज x इक्वल्स टू f0 by k अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 zeta r का होल स्क्वायर इनटू sin ओमेगा t माइनस 5। तो दिस इज द रिस्पांस एंड दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखिए, द कनेक्शन बिटवीन द वाइब्रेटिंग मास एंड फाउंडेशन इज थ्रू स्प्रिंग एंड डैम्पर। दिख ही रहा है कि जो दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज योर फाउंडेशन एंड दिस इज द मास। इन दोनों के बीच में स्प्रिंग एंड डैम्पर्स आर देयर, वही बोल रहा हूं। तो जो फोर्स ट्रांसमिट होगी, the force transmitted to the foundation will be the vector sum of spring force and damping force। समझने की बात है, मैं कैसे समझूं कि स्प्रिंग कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, मुझे वही निकालना है। मान लीजिए इसने F0 का एक फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ, नीचे स्प्रिंग और डैम्पर लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ये मशीन स्टेबल कंडीशन में, फ्लोर में कोई भी वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हुआ या कोई भी फोर्स ट्रांसमिट नहीं हुई, तो क्या बोलूंगा मैं, कैसे पता करूंगा इसको? क्या हुआ, ये मशीन है, मशीन के नीचे लगा हुआ है डैम्पर एंड स्प्रिंग,
जो भी फोर्स इसने जनरेट किया है अनबैलेंस्ड फोर्स, वो इन स्प्रिंग और मास के द्वारा विथस्टैंड किया गया, इट इज विथस्टैंड बाय स्प्रिंग एंड मास। तो जो टोटल फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा जो कि ट्रांसमिट होना चाह रहा है, उसके बीच में स्प्रिंग एंड डैम्पर है, तो क्या हो रहा है, जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा। अगर उससे ज्यादा हो गया स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स से, तो इसका मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा। सो वही चीज है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन विल बी द वेक्टर सम ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो यही बात है जो अपन को समझना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx एंड x विल बी यहां से देखिए कैपिटल X sin ओमेगा t माइनस फाइव, सो इट इज kx sin ओमेगा t माइनस। ठीक है, नाउ डैम्पिंग फोर्स दैट इज cx डॉट, तो यहां से इसको x डॉट डिफरेंशिएट किया, तो इट इज cx साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस फाइव, फिर इस ओमेगा t का ओमेगा, तो cx ओमेगा cos ओमेगा t माइनस फाइव। ठीक है, और फिर हमने इसको क्या किया था, ओमेगा t माइनस फाइव की जगह, चलिए ठीक है, ओमेगा t माइनस फाइव ही रहने देते हैं। ठीक, चलिए तो मुझे क्या पता है कि द फोर्स ट्रांसमिटेड विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड द डैम्पिंग फोर्स दैट इज x sin ओमेगा t minus 5 and damping force is cx omega cos omega t minus 5। ठीक है, नाउ मुझे पूरी वाइब्रेशन में पता है कि साइन के साथ वाली टर्म को कॉस एंड कॉस के साथ वाली को साइन, सो लेट kx विल बी इक्वल्स टू ft, साइन के साथ है तो cos गामा एंड cx ओमेगा विल बी ft sin गामा। ना अब आप ये समझेंगे कि ft क्यों ले रहा हूं, अब तक मैं मान रहा था x या कैपिटल S। तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो वो जो अज्यूम करेंगे जो फैक्टर, जैसे मैं अज्यूम करता था लेट x विल बी इक्वल्स टू r sin थीटा एंड r cos थीटा, here r will be the amplitude, but in that case kx is spring force, so जो कांस्टेंट होगा यानी that is ft, ये होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो kx यहां पर अगर सिर्फ x होता तो इस ft की जगह में x लेता, x विल बी द एम्पलीट्यूड। अगर फोर्स की बात कर रहे हो तो वो एम्पलीट्यूड विल बी फोर्स ऑन, जैसे f नॉट sin ओमेगा t, दैट f नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। तो here kx will be equals to ft cos gamma and cx omega equals to ft sin gamma। अब जब ऐसे ही पुट किया मैंने तो that is equals to ft cos gamma sin omega t minus 5 plus ft sin gamma cos omega t minus, here sin a cos b cos a sin b, so that converts into ft sin omega t minus 5 plus gamma। So this is all about the total force transmitted to the foundation. Now this is related like this, x equals to x sin omega t and f will be f naught sin omega t। So अगर मैं बात करूं इस एम्पलीट्यूड की तो मुझे ft की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, and for ft we have these two equations, this and this। So from this equation स्क्वायर और ऐड किया तो here kx का होल स्क्वायर प्लस
सी एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एफ टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड साइन स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल्स टू 1 and here we find that ft will be equals to under root kx का होल स्क्वायर प्लस cx ओमेगा का होल स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन हियर इज ft sin गामा अपॉन में ft cos गामा दैट विल बी इक्वल्स टू cx ओमेगा अपॉन में kx. So we can find out that x and x is cancelled. What we get is here ft cancel, tan gamma will be equals to c omega upon में k. From here this is tan gamma. From here we see that kx का होल स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, so we get ft equals to kx. जब होल स्क्वायर बाहर कॉमन निकालूंगा अंडर रूट में तो बाहर आएगा तो दिस विल बी kx. क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस cx ओमेगा अपॉन में kx का होल स्क्वायर. ठीक है, कैसे? जैसे ही अगर यहां करना है तो मुझे kx और kx का डिवाइड करना होगा, kx स्क्वायर तो kx स्क्वायर तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा cx ओमेगा अपॉन में kx का होल स्क्वायर. Here again that x and x is cancel out, so what we get ft will be equals to kx under root 1 plus c omega by k का whole square. So from here we find the value of that c by k. यहां पर भी निकाल सकते हैं. We know that zeta equals to what? c अपॉन में 2m ओमेगा n. ठीक है, c अपॉन में 2m ओमेगा n. तो यहां से मैं फाइंड आउट कर लूं c अपॉन में m की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 2 zeta ओमेगा n. ठीक है, c बाय m की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, दैट इज 2 zeta ओमेगा n. ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहां पर. और अगर मैं सिंपली c की वैल्यू भी फाइंड आउट करूं तो दैट इज 2 zeta m ओमेगा n. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हियर इस c की वैल्यू मैंने यहां पुट की तो ये क्या हो गया, tan गामा विल बी इक्वल्स टू 2 zeta ओमेगा n इनटू ओमेगा, और ये जो साथ में क्या है m अपॉन में k. हियर अगेन वी कैन put m upon में k is omega n square. So omega n square put किया तो tan gamma will be equals to 2 zeta omega n into omega upon में k by m is omega n square. That cancel out and this omega upon में omega n is r. So tan gamma equals to 2 zeta. ठीक है, here c अपॉन में k ओमेगा, ये रखा c ओमेगा बाय k को रख सकता हूं 2 zeta r. सो c ओमेगा बाय k को जब मैंने कन्वर्ट किया तो दैट इज 2 zeta r. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ft कम्स आउट टू बी kx अंडर रूट 1 प्लस 2 zeta r का होल स्क्वायर. व्हाट वी गेट, ft इज kx 1 under root 1 plus 2 zeta r का whole square. Now if we see that this x, we know that from our steady state response amplitude ratio is equals to x upon में x static. ठीक है, x upon में x static. ठीक, so in place of x we can put amplitude ratio into x static. ठीक है, so ft will be equals to
K into amplitude times of x static under root 1 plus 2 zeta r का whole square, and what we get, this x static we will write at f naught by k, so ft will be equals to k into f naught by k amplitude ratio under root 1 plus 2 zeta r का whole square. That k will be cancelled out, and what we get here, we can see ft is equals to f naught into amplitude ratio under root 1 plus 2 zeta r का whole square. Very good, यहां से हमें ये फाइनली मिल गया. Now what we get, that ft upon में f naught is equals to your transmissibility ratio. This is your transmissibility ratio. Force transmitted to f naught. F naught is what we get, actual force जो generate हो रहा है. It is harmonic force. If it is unbalanced force, that is ma omega square. If it is reciprocating unbalancing, that mrc omega square. And if it is an harmonic force जो कि हम externally किसी मशीन पे अप्लाई कर रहे हैं, then this value is constant. So the force transmitted to with respect to force, actually force of the system, that is either it is f naught, or in case of unbalance it is me omega square or m r omega. So this is the transmissibility ratio, and it is represented by epsilon. So here TR, that is transmissibility ratio, that is equals to epsilon eql, and that is equals to ft by f naught, and that is equals to, here what is the formula of amplitude ratio, that is 1 upon में under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. Here this is your final transmissibility formula. Amplitude ratio is 1 upon में under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. Here what we get, that transmissibility ratio, again we can get that denominator is same, under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. Here if there is no damper, that is in the case of first isolation using spring only, if there is no damper, then zeta is 0, then zeta is 0, under root cancel, 1 upon में 1 minus r square, that is the formula. So अगर zeta की value 0 है, then there is no problem. zeta की value 0 है, यानी सिर्फ spring only isolation, and isolation is using spring and damping, that the formula is transmissibility ratio. टिप पे याद होना चाहिए. So this is all about force transmissibility. In the next class we will deal with motion transmissibility. Thank you.